जय श्री राम, जोहार, राधे राधे मित्रों। जैसा कि आप कैप्शन पढ़ पा रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों में, क्योंकि अभी हम पार्टी से उठ करके बात करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, और आप स्वयं एनालिसिस कीजिए। जितने एडुकेटेड लोग हैं वो स्पेशली एनालिसिस सेल्फ होना चाहिए, ना कि व्हाट्सएप फेसबुक का ज्ञान होना चाहिए। तो मैं ये कॉमन सेंस जानना चाह रहा हूँ कि पिछले 2 वर्षों से जब मैं भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहा था, तब यहाँ पे जिले में कितने लोग इस तरह के प्रोटेस्ट, इस तरह के कमेंट्स, इस तरह की बड़े बड़े पोस्ट लिखते थे। अगर नहीं लिखते थे और आज वो मुझे ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या वो सही है? दूसरी बात, जब मुझे जेल डाला गया था विधानसभा चुनाव लड़ने के क्रम में, चुनाव से कुछ दिन पहले डाल करके 1 महीने तक जेल में रखा गया था, तब ये लोग क्या कर रहे थे? यानी कि ये जो संवेदनशीलता है, इनका जाति विशेष को देख करके होता है, धर्म विशेष को देख करके होता है, व्यक्ति विशेष को देख करके होता है। क्या ऐसा था? क्योंकि जब जेल लेकर के गए तो मुझे क्यों नहीं किसी ने उस समय सवाल खड़े किए सरकार से, या फिर यहाँ के नेताओं से, या फिर यहाँ के प्रशासन से, या पुलिस प्रशासन से? किसी ने कोई सवाल खड़े नहीं किए, सबके सब मौन थे। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, इसी जिले में असंवैधानिक तरीके से बिना संवेदना के साथ एक असंवैधानिक नोटिस पारित होता है, जिसमें कि मेरी मानसिक जांच करती, यानी कि मैं सवाल खड़े कर रहा हूँ, मैं सारी चीजें पूछ रहा हूँ, तो मैं मानसिक रोगी हूँ। तब तो इस हिसाब से जितने भी लोग सीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और सरकार के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, जिसमें मोदी जी को मारने तक की धमकी देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, कुछ लोग उनकी 13वीं तक की बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी मानसिक जांच होना चाहिए, इनको भी जेल भर देना चाहिए। अगर नहीं, तो मेरे केस में आप साइलेंट मोड में क्यों थे? क्या मैं जाति विशेष से नहीं हूँ? क्या मैं यहाँ पर व्यक्ति विशेष से नहीं हूँ, या फिर किसी धर्म से मायने नहीं रखता? क्योंकि आपके मन में उस पूरे 2 वर्ष सिर्फ तुष्टीकरण थी, और आज भी सीजेपी को लेकर के आप तुष्टीकरण कर रहे हैं, क्योंकि आपको मेरे केस में कोई बेनिफिट नजर नहीं आ रहा था। आज बेनिफिट इसलिए नजर आता है कि आप सोशल मीडिया पे भी फेमस होना चाहते हो, आप अपने आप को दिखाना चाहते हो कि आप तुष्टीकरण में आप किसी पर्टिकुलर समुदाय के हितों की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे समय में ये सारे लोग मौन थे। तो जो लोग मुझे गंदी गंदी गालियां लिखते हैं, आज की डेट में भी बहुत सारी चीजें बोलते हैं, मैं उन गधों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुमने अपने जीवन में कुछ उखाड़ा है? तो ये वैसे लोग मुझे लिखते हैं जो खुद बेरोजगार हैं, जिनका कोई स्टेटस नहीं है, जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जिनकी कोई एजुकेशन नहीं है, ये ऐसे लोग आकर के लिखते हैं। अब हम राजनीति से ऊपर उठ करके नीट यूजी जो स्कैम हुआ है, पेपर लीक हुआ है, उसके मामले की बात करते हैं। ठीक है, लॉजिकल बात करेंगे, लॉजिकल। और कोई भी गलत कमेंट या किसी भी तरह का कमेंट करता है तो अपने ऊपर एफआईआर के लिए तैयार है, क्योंकि मेरे पास कानूनी सुविधा पूरी है। मैं हाई कोर्ट से जीत करके आया हूँ, तब मैं बातें कर रहा हूँ, पहली बात तो। और दूसरी बात, अब मैं कानूनी व्यवस्था की बात करता हूँ कि जिस नीट पेपर लीक की आप बात कर रहे हैं, सरकार ने मई में ही इसमें एक सीबीआई जांच बिठा दी थी। मई में जब सीबीआई जांच बैठ गई थी, इसका मतलब कि इसकी जांच हो रही थी। अब जांच हो रही थी तो आप विरोध किस चीज का कर रहे थे? आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए था, इसलिए विरोध कर रहे थे। क्यों इस्तीफा क्यों चाहिए प्रधान जी का? प्रधान जी ने पेपर जाकर के बांटा, प्रधान जी ने पेपर लीक कराया। ऐसे पेपर लीक तो कांग्रेस के समय में भी होते थे, क्या उसकी कभी जांच हुई थी? नहीं हुई थी। कांग्रेस ने 2G किया, 4G किया, कितने जी किए इसने कि कहना नहीं, लेकिन उसकी जांच अभी तक नहीं हुई। उस समय आप कोई डिमांड नहीं करते थे। आज की डेट में, आज 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी जी का भारत है, उसमें आपको एक जांच कमेटी भी मिलती है। अब जांच बैठी तो इसमें हम बात करते हैं नीट केस की। सीबीआई और स्टेट पुलिस रेड करती है इसमें,
30 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। ये मई का इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ। तो वो लोग जो व्हाट्सएप से किसी का भी वीडियो ला करके मुझे भेज देते हैं या फिर कोई मैसेज भेज देते हैं, तो कृपया करके मेरे वीडियो को अच्छे से समझिए, क्योंकि ये तार्किक है। मैं आपकी तरफ व्यर्थ का समय नहीं देता हूँ। समय बहुत ही मूल्यवान है। आप तुष्टिकरण करते हैं, मुझे तुष्टिकरण की आदत नहीं है। खरा बोलता हूँ, अच्छा लगता है तो अच्छा लगे, बुरा लगता है तो बुरा लगे, बाकी जयराम जी की। क्योंकि सनातन विरोधी बात करोगे तो हलक से निकाल दूंगा। आपको विरोध करना है, आप पार्टी विरोध कीजिए, व्यक्ति विरोध कीजिए। सनातन विरोधी बात करोगे तो हलक से जुबान निकल जानी चाहिए तुम्हारी। ठीक है, अब बात करते हैं सीबीआई और स्टेट पुलिस के रेड की। 30 लोग अरेस्ट हुए थे सिर्फ और सिर्फ बिहार से। बिहार स्टेट से 30 लोग अरेस्ट हुए। 18 लोग जो थे वर्किंग थे एग्जाम सेंटर में। उन्होंने वायलेट क्या किया था? बायोमेट्रिक का जो सिस्टम है, जिसका वेरिफिकेशन होना चाहिए था, उसको वायलेट किया। इम्पर्सोनिफिकेशन, यानी कि जो मेन कैंडिडेट है उसकी जगह पर कोई और कैंडिडेट को इन्होंने बिठाया। तो ये 18 लोग थे जिन्होंने इस प्रक्रिया में मदद की। लखीसराय पुलिस की बात करते हैं। उन्होंने 9 इम्पर्सोनिफिकेशन वाले लोगों को पकड़ा था। उसमें तो एक बंदा 4th ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट था। यानी चोरी करने और कराने वाला कौन? 4th ईयर का एमबीबीएस स्टूडेंट। इससे पहले उन बच्चों के पेरेंट्स थे जो चोरी करा करके अपने बच्चों को पास कराना चाहते हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो पहला लखीसराय से जो बंदा पाया गया, वन वाज 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, जो कि न्यू जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट है। फिर दूसरे की बात करते हैं, एम्स यूपी से पाइबाल, और फिर एएन मेडिकल कॉलेज बुद्धनगर, वहां से दिल्ली के आसपास का। एक और था 1st ईयर एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज ऑफ सतना, एमपी का 1st ईयर का स्टूडेंट था, डॉक्टर था, जिसने ये इम्पर्सोनिफिकेशन में मदद की। एक एमबीबीएस इंटर्न था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, शाहदरा से। फिर एक 4th ईयर का फार्मा स्टूडेंट था जो कि पटना से था। फिर उसके बाद 2 पर्सोनिफिकेशन फीमेल्स भी पाई गई है। महिलाएं पीछे क्यों रहेंगी? इसमें महिलाएं भी हैं। एक बीएससी नर्सिंग की स्टूडेंट है जो कि बीएचयू से है। दूसरी बीएमएस डॉक्टर है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज उड़ीसा से। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये इम्पर्सोनिफिकेशन है। मोस्ट ऑफ दी पीपल आर डॉक्टर्स या मेडिकल रिलेटेड लोग हैं। फिर उसके बाद जब वेरिफिकेशन की बात आती थी तो 3 सुपरवाइजर और 4th ईयर का एक एमबीबीएस स्टूडेंट जो पीएमसीएच पटना से है। इसके सारे के नाम भी डिटेल्स भी दे दूंगा ज्यादा बोलोगे तो 3 सुपरवाइजर और 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट जो कि पीएमसीएच पटना से हैं। यानी कि ये मई के इंसिडेंट है जिसमें सीबीआई ने रेड किया, लोकल पुलिस ने, स्टेट पुलिस ने रेड किया और इन लोगों को पकड़ा। अब आगे आते हैं ऑनर ऑफ आरसीसी कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्रॉम, जिसमें कि ये बेसिकली इसमें प्रोफेसर है शिवराज, जो कि नीट पेपर लीक केस में मुख्य आरोपी है। उसके बाद इनके सबसे चहेते जो एनटीए जो टेस्ट हो रहा था, एनटीए जो टेस्ट करा रही थी, उसके टीम में थे प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी, ठीक है, जो एक केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं, एनटीए के सदस्य हैं। इन्होंने पेपर लीक किया, इनकी अरेस्टिंग यानी कि हुई। फिर 14/5/2026 को मिसेस मनीषा वाघमारे स्पेशल कस्टडी यानी जो स्पेशल कोचिंग चलाती थी, ये अपने पुणे के रेसिडेंस में इन लोगों ने, पीवी कुलकर्णी ने, शिवराज ने, मनीषा ने, वाघमारे जो हैं, पुणे के रेसिडेंस में इस पेपर को लीक किया। यानी लीक करने वाला एनटीए का एग्जामिनर यानी एग्जाम पेपर सेटर जो है वो है। अभी तक हम प्रधान जी तक तो नहीं पहुंच पाए हैं। फिर झारखंड की अब कनेक्शन, ये पुणे का और बिहार का कनेक्शन आपको मैंने बताया कि ये सारे कनेक्शन थे।
पहला पेरेंट दोषी, क्योंकि उनको अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, 30 लाख 35 लाख 40 लाख 1 करोड़ देकर के डॉक्टर बनाना है। दूसरा, वो बच्चे खुद चोर। और सबसे बड़ी बात, वो जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो इम्पर्सोनिफिकेशन करते हैं, उनका जाकर के उनका एग्जाम्स दे करके आते हैं, वो चोर। वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर, वो जो स्टाफ है, जो एनटीए के सब सेंटर्स के, वो सारे लोग इसमें दोषी हैं। ये सारे लोग 30 लोग लगभग अरेस्ट हुए थे सीबीआई की रेस्ट में। ये मई की बात है। तो प्रोटेस्ट किस बात का आप कर रहे हैं? जब सरकार अपना कार्य कर रही है, सरकार अपने काम में लगी हुई है, चोरों को पकड़ा जा रहा है, तब आप सवाल क्यों कर रहे हो? सेम चीज आप अयोध्या में भी पूछ रहे हो। अरे अयोध्या तुम्हारे बाप का तो नहीं है, तुमने डोनेट किया नहीं, चंदा तुम 1 रुपए देने की औकात नहीं है तुम्हारी। जो चंदा दिए भी हैं, अगर छुटपुंजिया टाइप के, दिग्विजय टाइप के, तो वो पैसा वापस मांग रहे हैं। तो ऐसे निठल्ले लोगों को तो पहले तो इनका चंदा लेना नहीं चाहिए। तो भगवान के आस्था के मंदिर में भी, वहां पे भी योगी जी ने एसआईटी गठित की, वहां पे भी जांच हो रही है, सारा चीज हो रहा है। तो आप चाहते क्या हो मुद्दे में? मुद्दे की बात ये बताओ, चाहते क्या हो? अब झारखंड की बात करते हैं। अब झारखंड का नीट यूजी कनेक्शन आपको मैं बताता हूँ। पहला, ओएसिस स्कूल स्टाफ हजारीबाग, जो हमारे पड़ोसी जिले में आता है, ओएसिस स्कूल स्टाफ, जिसका प्रिंसिपल, क्या नाम है, नाम थोड़ा सा है, इस्नाउल एहसनुल हक, जो कि प्रिंसिपल है, इम्तियाज आलम जो कि वाइस प्रिंसिपल है, ये दोनों मिलकर के पेपर सेट कर रहे हैं, ये सेटिंग चला रहे हैं लोगों की। फिर एक मास्टरम एंड सॉल्वर्स, यानी कि जो एक इसमें जो इम्पर्सोनिफिकेशन है, जो जाकर के एग्जाम देता है, उसका सेटर है पंकज कुमार। अक्का आदित्य, ये एनआईटी फ्रॉम जमशेदपुर से किया है स्टडी और बोकारो का रहने वाला है। ये लोग फर्स्ट ईयर एमबीबीएस, जो कि रिम्स का था, वो अरेस्ट हुआ था एग्जाम देते हुए, इम्पर्सोनिफिकेशन करते हुए। रिम्स का स्टूडेंट अरेस्ट हुआ था। तो जब रिम्स का स्टूडेंट अरेस्ट हो गया, ये सारे इम्पर्सोनिफिकेशन हो गए, इस्नाउल और हक और इम्तियाज आलम पे कार्रवाई हो रही है, ओएसिस स्कूल के स्टाफ और प्रिंसिपल पे, तो आप किससे सवाल जवाब कर रहे हो? फिर नेक्स्ट बात करते, देवघर में भी ऑपरेशन किया गया था इस नीट पीजी को लेकर के। वहां पे बिहार के कुछ लोग थे, एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट, ईओयू करके कोई संगठन है इनका, इस कोचिंग का है, जिसके 6 लोग थे जो कि एम्स के आसपास में रहते थे, जिन्होंने पेपर लीक में मुख्य भूमिका निभाई थी। 1 जेएसी टॉपर है, उसमें से एक जेएसी का टॉपर गिरिडीह का है, अरेस्ट हुआ लखीसराय से। और दूसरा एक बात करते हैं, मिस्टर संजीव मुखिया, जो कि नालंदा बिहार से है रेसिडेंट, और इन्होंने पेपर लीक का मुख्य आरोपी, अगर इनको भी देखा जाए तो ये भी मुख्य आरोपी है, क्योंकि इसका जो बेटा है डॉक्टर शिव, डॉक्टर है ये, और अभी जेल में है 2016 के पेपर लीक में। 2016 में भी इन्होंने पेपर लीक किया था, वो जेल में है। अब इसका जो मास्टरमाइंड, ये जो 2016 में इन्होंने जो एक पेपर लीक किया था, इसके बेटे ने, डॉक्टर शिव ने, जो अभी जेल में है, वो बीपीएससी का पेपर लीक किया था। यानी कि बिहार, झारखंड, पुणे, इन तीनों स्टेट में तो अभी कार्रवाई हुई है, यहाँ से लोग पकड़े गए। और इसमें एक और मैडम थी, जेएससी की टॉपर है वो, पूनम कुमारी, गिरिडीह से हैं, फेक नीट कैंडिडेट बन करके गई हैं। फिर दूसरी महिला है, वो पीछे कैसे रहे, चंचल कुमारी, ये पलामू से है। तो कहने का मतलब है, जब सरकार ने इतने लोगों पे कार्रवाई की, तो आप चाहते क्या हो? आपका प्रोटेस्ट का मुद्दा क्या है? प्रधान का तो अभी तक कहीं रोल नहीं नजर आया उनका, प्रधान जी ने पेपर लीक कराया। तो जिन्होंने लेकर पेपर लीक किया, जिन्होंने सारी चीज की, उन पे कार्रवाई तो हो रही है, सीबीआई की जांच हो रही है, सारी चीजें हो रही है। तो आप चाहते क्या हो? ये एजेंडा क्लियर होना चाहिए। आप देश में अनरेस्ट चाहते हो, पार्लियामेंट सेशन जिसमें कि अभी अहम भूमिका एफसीआरए, फॉरेन फंडिंग पे कंट्रोल लगानी है, इसलिए ये फॉरेन फंडिंग को लेकर के आप लोग ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हो, जिससे कि पार्लियामेंट अफेक्टेड हो, हमारे प्रधानमंत्री अफेक्टेड हो, हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो अफेक्टेड हो,
हमारे देश में जो ग्रोथ हो रही है, जिस तरह से फंडिंग पे लगाम लगाई जा रही है, वो रुक जाए, वो अवरुद्ध हो जाए, तो ये विदेशी ताकतें जो मिशनरी ताकत है, इस क्योंकि मिशनरी ताकत अब खुल के काम नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि वो काम करने के लिए उनका पैसा 2 नंबर का आना होता है। अब वो 2 नंबर का पैसा कैसे आएगा, क्योंकि एफसीआरए अगर लागू कर देती है मोदी सरकार, तो उनको एक एक पाई का हिसाब देना होगा, यानी वो उस पैसे को कन्वर्जन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो फ्री में कन्वर्जन नहीं कर सकते। तो ऐसी ऐसी बिल को रोकने के लिए ये सारी ताकतें आ रही, जो मुझे मेरे एनालिसिस से समझ में आ रहा है। अगर आपके एनालिसिस से समझ में आता है कि ये सही है, तो आप अपना वीडियो जारी कीजिए, बशर्ते कि आप मेरे पोस्ट में आकर के गाली गलौज मत कीजिए, नहीं तो एफआईआर के लिए तैयार रहिएगा। एक एक व्यक्ति को चुन चुन करके एफआईआर करूंगा, और मेरा केस लड़ने के लिए कंपनी है, मुझे कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा पैसे खर्च नहीं होने वाले हैं मेरे। तो आप अपने आप को सचेत रखिए, चीजों को समझिए, और ये जो ड्रामा कर रहे हैं ना, ये प्लीज मत कीजिए, स्पेशली कोडरमा के लोग तो ना ही करें। 2 साल पूरे सिस्टम का भ्रष्टाचार मैंने रखा, यहाँ के डीसी मेघा भारद्वाज से मेरी 36 के आंकड़े हो गए, विधायक तक से मेरे पंगे हो गए थे, उसके बावजूद भी कोई एक व्यक्ति आया था उस समय? नहीं आया था। क्यों नहीं आया था भाई? मैं आपके जाति विशेष से नहीं हूँ, मैं आपके यहाँ का नहीं हूँ, मैं आप लोगों में से नहीं हूँ, मैं क्या जेनजी में नहीं आता, क्या मैं यूथ नहीं हूँ? राहुल गांधी तो युवा नजर आते हैं, मैं नजर नहीं आ रहा था। उस माहौल में अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाती, मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाती, तब आप क्या करते? तब शोक मनाते? नहीं, आपको तुष्टीकरण करनी है, आपको धार्मिक तुष्टीकरण करना है, आपको राजनीतिक तुष्टीकरण करना है, आपको जातिगत तुष्टीकरण करना है, आपको ये सारे तुष्टीकरण करने की लत लगी हुई है, क्योंकि आप सच के साथ खड़े नहीं हो सकते। आज जितना आरएनडी करके ऐसे ऐसे लोग पोस्ट लिख रहे हैं कॉकरोचों के लिए, जो कभी मुंह नहीं खोलते थे, आज वो इतना सारा चीज लिख रहे हैं। आई एम शॉक्ड। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना जिगर कहां से आ गया। 2 साल ये पूरा का पूरा कोडरमा सिस्टम शांत था। मैं यहाँ के पूर्व जिला परिषद के पास भी मदद के लिए गया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। मैं जयराम महतो के पास गया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। क्यों? उस समय इनको भ्रष्टाचार कोडरमा का नजर नहीं आ रहा था। मैं यहाँ पर बैठे जेएमएम के एक जिला अध्यक्ष हैं, उनके पास भी गया, उस समय भ्रष्टाचार नजर नहीं आ रहा था। आ रहा था या नहीं आ रहा था? अगर आ रहा था तब भी आप मौन थे, तो आप ऐसा क्यों किए? और नहीं आ रहा था तब तो कोई बात ही नहीं है। तो ये सारे, मैं तो नाम ले लेके बोल रहा हूँ, मैं इनके पास मदद के लिए गया था, लेकिन इन्होंने मदद नहीं की। उल्टा तो यहाँ पे कुछ नेता लोग मुझसे 25 लाख 30 लाख रुपए मांग रहे थे कि आपकी नौकरी लगवा दूंगा, आपको न्याय दिलवा दूंगा। कुछ तो कांग्रेसी थे, उन्होंने बोला 30 लाख रुपए आप राहुल गांधी में दे दोगे तो मैं उनसे बात करूंगा, उसके बाद मैं आपको विधानसभा का टिकट दिलवाऊंगा कांग्रेस से। तो ये सारी चीजें मैंने झेली हैं, और प्रूफ भी है इसका, सारी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास। तो पंगे मत लेना, कोई कमेंट मत करना। हाँ कांग्रेसियों, एकदम कमेंट मत करना, प्रूफ के साथ देता हूं मैं। हजारीबाग गया था, वहां पे कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी, राहुल गांधी आया हुआ था, ठीक है? तो ये सब ज्ञान नहीं देना है मुझे। तो जो बोल रहा हूँ उसको चुपचाप से सुनो, तुम्हें अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता है तो स्क्रॉल कर लो, मुझे ब्लॉक कर दो और अनफॉलो कर सकते हो। ज्ञान नहीं देना है, क्योंकि मैंने जो झेला है वो झेला है, और ऐसा नहीं है कि मेरी बारी आई थी तो तुम्हारी बारी नहीं आएगी। तुम्हारी बहुत बुरी बारी आएगी, जब फंसोगे, जब समझ में आएगा कि हम क्यों बात करते हैं। क्योंकि जो कश्मीरी पंडितों ने झेला है ना, अगर तुम 1% भी उसका झेल लोगे ना, तो तुम्हारा तो हो जाएगा, ठीक है? इसलिए ज्ञान नहीं देना है हमें, सिर्फ लेक्चर की आवश्यकता नहीं है। आप सनातन विरोधी हो, डजंट मैटर, लेकिन जो सनातन समर्थक है, जो किसी अच्छे नेता के समर्थक हैं, हम मोदी समर्थक हैं, क्योंकि हमें अपने वोट की गरिमा पता है, हमें अपनी वोट की कीमत पता है, हमें अपनी आइडियोलॉजी पता है कि कौन देश में अच्छे काम कर रहा है, क्योंकि हम कंपेयर कर सकते हैं 2014 से पहले के भारत
और आज के भारत, नीतीश कुमार के पहले का बिहार और आज का बिहार, हम सारी चीजों को कंपेयर कर सकते हैं और कंपेयर करना हमें आता है। अगर जिसको फिर भी अगर नहीं दिखता है तो उसे जाकर के चश्मा लगाना होगा। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए कि न्यायपालिका अपना काम कर रही है। मेरे केस में भी न्यायपालिका ने काम किया, बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। उसी तरह से सारी एजेंसियां नीट पेपर लीक पे काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस बात को बोला है, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी इस बात को बोला है कि इस पे जस्टिफाइड नहीं है, इसकी पूर्व अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए और सभी आरोपियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो उसके बावजूद भी अगर आप गलत गलत सोच लिखते हो, कमेंट करते हो, तो बी रेडी फॉर FIR। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय माधव, राधा रानी की जय, भोले भंडारी की जय। सावन आने वाला है, महादेव की जय, हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। कितने लोगों की सुलगती है ना महादेव के नाम पे, बहुत आनंद आता है मुझे। ऐसा देख करके भी आनंद आता है कि सनातन धर्म की जय विजय सुन करके लोगों की सुलगती है। सनातन 5000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। ना मुगल इसका कुछ बिगाड़ पाए थे, ना अंग्रेज कुछ बिगाड़ पाए थे, तो आने वाले कोई भी तिलचट्टे इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। सनातन सदैव सबसे सुंदर है। हम हर चीज को हर्षोल्लास से मनाते हैं, हम मातम नहीं मनाते। हमारा धर्म इतना सुंदर है कि आप एक भजन सुन लो तो आपका मन तृप्त हो जाता है। मैं तो बोलता हूँ बागेश्वर धाम जी के महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का चेहरा देख लेता हूँ ना, तो ऐसा लगता है इससे सुंदर कुछ है ही नहीं। पुण्येश्वर महाराज जी का चेहरा देख लेता हूँ, उनके कथा वाचन को सुन लेता हूँ, तो ऐसा लगता है इससे सुंदर कुछ है ही नहीं, जीवन में कुछ है ही नहीं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों का सम्मान करना सीखिए। जब आप ही अपने धर्म का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरे कैसे करेंगे? तो कृपया करके वाजपेयी जी के सपनों को साकार कीजिए, सुभाष चंद्र बोस जी के सपनों को साकार कीजिए, भगवान श्री राम की इज्जत कीजिए, गणेश जी की इज्जत कीजिए। क्यों? ऐसा करने से आपका जीवन सुंदर होगा, क्योंकि जिसने भी राम नाम का गलत उपयोग किया है, राम के बारे में गलत बोला है, उनका सर्वनाश हुआ है। आप देख सकते हैं, लाइव एग्जाम्पल्स आज भी हैं। वो अपने पार्टियों का उत्थान भी देखे हैं, अपने पार्टियों का पतन भी देखे हैं। तो इसलिए सोचिए, समझिए और जय श्री राम बोलिए, क्योंकि भारत का हर एक व्यक्ति सनातनी DNA लेके आया है। तो हर एक व्यक्ति के अंदर में राम बसे, उनके रोम रोम में राम बसे, कण कण में राम है, कण कण में शंकर है। तो आप जहां भी जाएंगे आपको राम और कृष्ण और शंकर ही नजर आएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश नजर आएंगे। जय सिया राम, सियावर रामचंद्र की जय।